पॉलिटिकल पार्टीज लगता है जैसे हर जगह है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाले ग्रुप से कहीं ज्यादा हैं। ये तो एक पूरी मशीनरी है जो हमारी दुनिया को, हमारे समाज को एक शेप देती है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक देश में करोड़ों लोग, सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने इंटरेस्ट्स, अपनी अपनी जरूरतें। अब इतने सारे अलग अलग लोगों को किसी एक बात पे राजी कैसे किया जाए? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, या कहें कि इसी चैलेंज से निपटने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वेंशन हुआ। और हाँ, उस चैलेंज का जवाब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वेंशन है जिसे एक ही काम के लिए बनाया गया था, केओस में से ऑर्डर पैदा करना, अव्यवस्था से व्यवस्था बनाना। यही इनका सबसे सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? इसको समझने के ना कई अलग अलग नजरिए हैं, और मजे की बात यह है कि हर नजरिया हमें इसकी एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्लासिक डेफिनेशन से, एडमिन बर्ग की। वो क्या कहते हैं कि पार्टियां ऐसे लोगों का एक ग्रुप हैं जो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स पर एग्री करते हैं और फिर मिलकर देश के भले के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही आइडियलिस्टिक व्यू है ना? अब सिगमंड न्यूमन की ये लाइन देखिए, बहुत छोटी सी है पर कितनी पावरफुल है। वो कहते हैं, राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की जीवन रेखा है। मतलब इनके बिना आज का पॉलिटिकल सिस्टम चल ही नहीं सकता। सिंपल एज दैट। और फिर आते हैं वेबर, जो चीजों को जरा ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। उनके लिए पार्टी का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद है पावर हासिल करना। कैसे? प्रोपेगेंडा और आंदोलन के जरिए। और ये पावर क्यों चाहिए? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर सकें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजिकल हो या फिर तो इन सब परिभाषाओं को मिला के देखें तो असल में ये पार्टियां करती क्या हैं? इनका काम है पॉलिटिकल प्रोसेस को सिंपल और स्टेबल बनाना, अलग अलग इंटरेस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सरकार और जनता के बीच एक लिंक, एक पुल की तरह काम करना, नए लीडर्स और कैंडिडेट्स को तैयार करना, और समाज के लिए बड़े गोल्स और वैल्यूज सेट करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पार्टी सिस्टम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सबसे कॉमन तरीका जो मॉरिस डुवर्जे के काम पर बेस्ड है, वो है पार्टियों की संख्या के आधार पर। मतलब ये गिनना कि किसी देश में कितनी पार्टियां हैं। सबसे पहले आता है वन पार्टी सिस्टम। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिसके पास सारी पावर होती है, और ये किसी भी तरह के ऑपोजिशन को, किसी भी विरोध को या तो दबा देती है या खत्म कर देती है। इसकी सबसे क्लियर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम। यहाँ दो बड़ी पार्टियां होती हैं जो पूरे पॉलिटिकल सीन पर डोमिनेट करती हैं, और ऐसा अक्सर उन देशों में देखने को मिलता है जहां सिंपल मेजॉरिटी वाला इलेक्टोरल सिस्टम होता है। इसके तो बहुत से जाने पहचाने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ कई सारी पार्टियां होती हैं और चुनाव में अक्सर किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है? सरकार बनाने के लिए कोalition बनाना पड़ता है, यानी गठबंधन करना पड़ता है। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रीज स्टेबल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज के बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ पार्टियों की गिनती कर लेना काफी है? नहीं, कहानी इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें ये भी देखना होगा कि ये पार्टियां अंदर से ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती हैं और उनका असली असर, असली इन्फ्लुएंस कितना है। डुवर्जे ने पार्टियों के इंटरनल स्ट्रक्चर के भी 4 तरीके बताए। पहला है कॉकस, जहां कुछ टॉप लीडर्स का छोटा सा ग्रुप सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर है ब्रांच स्टाइल, ये मास पार्टीज होती हैं जिनकी मेंबरशिप आम लोगों के लिए ओपन होती है। तीसरा है सेल, ये छोटी, सीक्रेट और बहुत डिसिप्लिन्ड यूनिट्स होती हैं। और चौथा है मिलिटिया, जिसका स्ट्रक्चर एक आर्मी कमांड जैसा होता है, बहुत हायरार्कियल। और यहीं पर जोवानी साटोरे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया आता है। वो कहते हैं कि सिस्टम में कितनी पार्टियां हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कितनी पार्टियां सिस्टमैटिकली रेलेवेंट है। मतलब असल में कितनी पार्टियों में दम है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ठीक है, हमने थियरीज और मॉडल्स की बात तो कर ली, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है? असल में पार्टियां काम कैसे करती हैं? चलिए अब जरा इस पर एक क्रिटिकल नजर डालते हैं।
यहाँ रॉबर्ट मिशेल्स की एक जबरदस्त थियरी आती है, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, चाहे वो कितना भी डेमोक्रेटिक होने का दावा करे, आखिर में जाकर वो कुछ चुनिंदा लोगों यानी एक एलीट ग्रुप के कंट्रोल में आ ही जाता है। और मिशेल्स की इस थियरी का कंक्लूजन बहुत ही साफ है। पावर विल ऑलवेज रिमेन इन द हैंड्स ऑफ एलीट्स। सत्ता हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही रहती है। और यहीं पर हमें आइडियल वीएस रियलिटी का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है वेस्टर्न मॉडल का आइडियल, जहां पार्टियां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी तरफ है कई नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की हकीकत, जहां ऑर्गेनाइजेशन तो मॉडर्न है पर काम करने का तरीका ट्रेडिशनल है। यहाँ पार्टियां डायनेस्टीज और पर्सनालिटीज से कंट्रोल होती हैं और ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिसिज्म सिर्फ नॉन वेस्टर्न सिस्टम्स के लिए है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने अमेरिका की दो मेन पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां शराब की दो बोतलों की तरह हैं। शराब एक ही है लेकिन लेबल अलग अलग है। मतलब क्या उनमें सच में कोई फर्क है या वो बस दिखने में अलग है? तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए ये एलीट कंट्रोल, ऑप्शंस की कमी, पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि महात्मा गांधी से लेकर जेम्स मैडिसन तक कई बड़े थिंकर्स ने एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी का सपना देखा। एक ऐसी दुनिया जहां पॉलिटिकल पार्टीज हो ही ना। और यही हमें हमारे आज के डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एक डेमोक्रेसी चलाना एक रियलिस्टिक गोल है, या फिर ये सिर्फ एक यूटोपियन आइडिया, एक काल्पनिक सपना बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।